हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। चालकों के लिए हम बात करेंगे, मिश्र धातुओं के लिए हम बात करेंगे, अर्धचालकों के लिए हम बात करेंगे और लास्ट में हम कुचालकों के लिए बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके सभी पर ताप के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। तो फर्स्ट हम लेते हैं सबसे पहले चालकों पर ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव, जो चालक होते हैं, चालक पदार्थों के लिए जो प्रतिरोधकता का सूत्र होता है रो, वो आप अच्छे से जानते हैं, m/n(e²) टॉ होता है। सभी जो भौतिक राशियां हैं उनको एक बार हम पढ़ लेते हैं। m क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। n क्या है? प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। e क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश है। और टॉ क्या है? विश्रांति काल है। तो जब हम चालकों में टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को क्या करेंगे? हम इंक्रीज करेंगे, तो उस कंडीशन में m, n और e, m के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, e में कोई चेंज नहीं होगा और n में कोई चेंज नहीं होगा। इन तीन भौतिक राशियों में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, लेकिन टॉ का मान क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। विश्रांति काल के मान में कमी होगी, क्योंकि जब कोई भी लेटिस यानी कि धात्विक जो धनात्मक आवेशित कण है, जो धनावेशित है लेटिस, वो क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा। वो क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा। तो उसका जो मैग्नीट्यूड है यानी कि एम्पलीट्यूड, आयाम, उसका आयाम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आयाम बढ़ जाएगा तो इससे क्या होगा? जब इलेक्ट्रॉन इससे टक्कर करेगा तो ये जो दूरी है, ये दूरी यानी कि जब इसका क्षेत्र बढ़ेगा, यहां से जैसे एरिया इसका बढ़ गया, इतने एरिया को ये कवर कर रहा है, तो ये दूरी L हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आप ये कह सकते हैं कि टक्करों की जो फ्रीक्वेंसी है यानी कि टक्कर होने की जो दर है वो बढ़ जाएगी। अगर टक्कर जल्दी जल्दी होंगी तो समय क्या लगेगा? उसमें कम लगेगा। और दो क्रमागत टक्करों के मध्य जो समय लगता है उसी को हम क्या कहते हैं? विश्रांति काल कहते हैं। तो विश्रांति काल के मान में क्या आएगी? कमी आएगी। और विश्रांति काल के मान में यदि कमी आएगी तो निश्चित रूप से आपका क्लियर हो गया होगा कि रो का मान बढ़ेगा। ठीक है, कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए कि m और n और e में कोई चेंज नहीं है, ओनली रो किसके यानी कि इनवर्स प्रोपोर्शनल है टॉ के। ठीक है, अगर विश्रांति काल का मान कम होगा तो रो का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। देखो इसका ग्राफ देखते हैं हम। अगर हम रो, इसको r भी लिख लें अपन, r या रो, और t में अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने से टॉ के मान में कमी आती है और रो के मान में क्या होती है? वृद्धि होती है। किसमें? चालकों में वृद्धि होती है। कम ताप के लिए मान लें हम कि कोई भी एक चालक है, उस चालक का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो प्रतिरोधकता है वो रो नॉट है और T डिग्री सेंटीग्रेड पर जो प्रतिरोधकता है वो रो और T है। और प्रतिरोध ताप गुणांक इसका अल्फा है, तो 1 + α/T। T यहां पे टेम्परेचर है, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस केल्विन, याद आ रहा होगा आपको। टेम्परेचर भी क्या है? जो अपनी 7 भौतिक राशियां होती हैं उन्हीं में से एक टेम्परेचर भी है। ठीक है, अब आप इससे एक तो प्रतिरोध ताप गुणांक के बारे में समझ लें। हम इसे क्या कहते हैं? हम प्रतिरोध ताप गुणांक। एक तो इसकी परिभाषा और एक इसका मात्रक, अक्सर कर एग्जाम में आ जाता है। थोड़ा सा सॉल्व करें इसको अपन। ρT = ρ0 + ρ0 α/T। ये हो जाएगा ρT - ρ0 = ρ0 α/T। ये हो जाएगा अल्फा = ρT - ρ0 अपॉन ρ0T, जिसको आप लिख सकते हो डेल्टा रो अपॉन ρ0T। ठीक है, तो मात्रक तो इसका बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि
जो रो का मात्रक है वो रो नॉट के मात्रक से कैंसिल हो जाएगा, तो टी बचा ओनली, ठीक है ना। तो आप ये लिख सकते हैं कि इसका मात्रक जो होगा वो होगा डिग्री सेल्सियस, वो भी इनवर्स। क्या होगा? डिग्री सेल्सियस इनवर्स। और इसकी विमा अगर इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये क्या हो जाएगी? थीटा इनवर्स, यानी कि टेम्परेचर इनवर्स होगा प्रतिरोध ताप गुणांक, तो हो जाएगा थीटा इनवर्स। अब प्रतिरोध ताप गुणांक की अगर हम परिभाषा दें तो देखो अल्फा क्या दिखाई दे रहा है आपको? अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा रो अपॉन रो नॉट टी। तो डेल्टा रो अपॉन रो नॉट जो टी है ये क्या चीज है? जो प्रतिरोधकता ताप गुणांक परिवर्तन का भिन्नांश है, यानी कि उसका फैक्टर है, फ्रैक्शन जिसको अपन कहते हैं। क्या चीज है? उसकी भिन्न है। तो आप ये कह सकते हैं कि प्रतिरोधकता ताप गुणांक चालक के ताप में, प्रतिरोधकता ताप गुणांक अल्फा चालक के ताप में इकाई परिवर्तन करने पर, यानी कि चालक के ताप T में एकांक परिवर्तन करने पर प्रतिरोधकता ताप गुणांक परिवर्तन का जो भिन्नांश है, यानी कि जो उसका फ्रैक्शन है, उसके क्या होगा? वो बराबर होगा। हम यूं कह सकते हैं कि T का मान यदि 1 होगा तो अल्फा का मान डेल्टा रो बाई रो नॉट के इक्वल होगा, ठीक है। अब एक कंसेप्ट आपको और पता है कि R को हम क्या लिख सकते हैं? रो L अपॉन A। अगर L का मान अगर 1 मान लें हम और A को हम एकांक क्षेत्रफल कह लें, ये एकांक लंबाई हो गई, तो उस कंडीशन में R की वैल्यू रो के इक्वल होगी। जो हम रो की क्या देते हैं? परिभाषा देते हैं, उसमें भी हम इसी प्रकार लिखते हैं। तो जो कंसेप्ट हम रो के लिए पढ़ रहे हैं वही, यानी कि गुण हम R के लिए भी पढ़ सकते हैं। तो ग्राफ में हम R के साथ हम रो भी लिख रहे हैं, ठीक है। इसके लिए भी इक्वेशन बनाएंगे तो वही बन जाएगी आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। ये क्या हो जाएगा? टी टेम्परेचर पर अगर हम इंक्रीज करते हैं तो प्रतिरोध में कितना परिवर्तन होगा। अब मुझे लगता है कि ये टॉपिक आपका कंप्लीट है, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर चालकों का हम ताप बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से उनकी प्रतिरोधकता बढ़ती है, क्योंकि जो टक्करों की आवृत्ति है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जब टक्करों की आवृत्ति बढ़ेगी तो क्या होगा कि जो समय है उसके मान में कमी आ जाएगी, ठीक है। अब हम सेकंड टॉपिक का डिस्कस कर लेते हैं। इसी में सेकंड टॉपिक है अपना मिश्र धातु के लिए। किस पर? मिश्र धातुओं पर ताप का प्रभाव। अब हम मिश्र धातुओं पर ताप के प्रभाव की बात करते हैं। कोई भी मिश्र धातु हम ले लेते हैं, मिश्र धातुओं पर ताप का प्रभाव। एक मिश्र धातु आप ले लीजिए, आपने मिश्र धातु ले ली, जैसे सिंपल एक मिश्र धातु हम ले लेते हैं नाइक्रोम, ठीक है। नाइक्रोम मिश्र धातु आपने ली तो नाइक्रोम में 80% निकल होता है और 20% क्रोमियम होता है। आपने ले लिया नाइक्रोम। दो चीजों के नाम अक्सर कर आप मिश्र धातु जब आती है तो आप अक्सर कर सुनते हैं, एक तो मैग्नीन और एक नाइक्रोम। नाइक्रोम में क्या होता है? 80% तो निकल होता है और 20% क्रोमियम होता है। 20%, 80%, ठीक है। 80% निकल और 20% क्रोमियम होता है नाइक्रोम में। और अगर हम मैग्नीन की बात करें तो मैग्नीन किससे मिलकर बना है? तांबा, निकल, लोहा और मैग्नीज। तांबा, निकल, लोहा और मैग्नीज से कौन बना है? मैग्नीन बना है, ठीक है। अब ये जो दोनों तार हैं, नाइक्रोम का नाम आपने खूब सुना है और मैग्नीन का नाम भी सुना है। इन तारों को हम विशेषकर कहां पे काम में लेते हैं? जब आपको क्या बनाने हैं? मानक प्रतिरोध बनाने हैं। अगर हम स्टैंडर्ड प्रतिरोध जिनका मान या जिनकी यानी कि मानकता टेम्परेचर के साथ एकदम से जैसे बदलती नहीं है, मतलब कि, ठीक है ना, मानक प्रतिरोध है जिनके मान स्थायी रहते हों, उसे हम क्या कहते हैं? मानक कहते हैं। वो उसका स्टैंडर्ड प्रतिरोध हो गया, ठीक है। अब यदि हम नाइक्रोम के लिए बात करें तो नाइक्रोम के लिए ग्राफ कुछ इस प्रकार से मिलता है, रो, और ये टेम्परेचर टी हो गया, तो नाइक्रोम के लिए ग्राफ कुछ इस प्रकार से मिलेगा। आप ये कह सकते हैं कि इनके लिए प्रतिरोधकता जो ताप गुणांक होता है उसका मान कम होता है, और इन पर यानी कि जो ये क्रोमियम है और दूसरी चीज क्या लिया आपने? मैग्नीन लिया है,
इन पर ताप पर जो निर्भरता है वो क्या होती है, बहुत ही कम होती है, लेकिन इनकी प्रतिरोधकता क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। और अधिक प्रतिरोधकता के कारण ही इन मिश्र धातुओं के तारों को हम जो बाइंडेड होते हैं यानी कि तार आबद्ध जो प्रतिरोध होते हैं उनमें हम ज्यादातर इन्हीं को काम में लेते हैं। और आपको पता होगा अपने घरों में ऐसी कौन सी युक्ति है जिसके अंदर हम नाइक्रोम को काम में लेते हैं। एक बार सोचिए, फिर कमेंट्स बॉक्स में जाके मुझे आप बताइए कि नाइक्रोम को हम अपने घरों में कहां पे काम में लेते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं, अब आपको मिश्र धातु में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एक बार मैं रिपीट कर दूं आपको कि जो मिश्र धातु होते हैं उनमें क्या होता है कि इनका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है, आप ये कह सकते हैं, और इनकी प्रतिरोधकता भी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इनका प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, बहुत कम होता है। और उच्च प्रतिरोधकता के कारण ही इनका उपयोग हम जो प्रतिरोध कुंडली बनाते हैं, आप एक मानक प्रतिरोध जो कुंडली बनाते हैं हम उसके अंदर इनको काम में लेते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसमें हमने चालकों पर और मिश्र धातुओं पर प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर ताप के प्रभाव को एकदम स्पष्ट किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक भी करें और आप वीडियो को सब्सक्राइब भी करें। और जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, और जब तक के लिए गुड बाय।